चलिए स्टार्ट करते हैं हम पीपीबी की चैप्टर 1 की एमसीक्यू सीरीज़। तो 38 क्वेश्चंस हैं। आप सभी अपना अपना स्कोर रखिएगा और लास्ट में हम देखेंगे कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कस्टमर मेंटेन्स एन ऑर्डिनरी डिपॉजिट अकाउंट एंड गिव्स ए वैलिड इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट फ्रॉम द अकाउंट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक कस्टमर जो है अपना ऑर्डिनरी डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन कर रहा है आपके साथ और इंस्ट्रक्शन देता है वैलिड पे जो है एक वैलिड इंस्ट्रक्शन देता है पेमेंट के लिए अकाउंट से। तो इसमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। बैंक मस्ट रिटर्न द सेम करेंसी नोट्स, जो भी नोट्स उसने डिपॉजिट किए थे वो वापस करे। सेकंड, द बैंक्स ऑब्लिगेशन इज गवर्न बाय द डिपॉजिट रिलेशनशिप, अकाउंट टर्म्स एंड वैलिड पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो बैंक का ऑब्लिगेशन जो है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है कि किस टाइप की डिपॉजिट रिलेशनशिप है, अकाउंट टर्म्स क्या हैं और कौन कौन से वैलिड पेमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन ये है। देन थर्ड है बैंक बिकम्स ट्रस्टी ऑफ द डिपॉजिटेड मनी। क्या बैंक जो है ट्रस्टी बन जाता है डिपॉजिटेड मनी का। या कस्टमर हैज़ नो इन्फोर्सेबल क्लेम अगेंस्ट द बैंक, या कस्टमर का कोई भी जो है कोई क्लेम ही नहीं बनता है बैंक के अगेंस्ट में। ठीक है, सो मार्क योर आंसर। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। सो आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। सो लेट मी गिव द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, द बैंक्स ऑब्लिगेशन इज गवर्न बाय द डिपॉजिट रिलेशनशिप, अकाउंट टर्म्स एंड वैलिड पेमेंट इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं कि ऑर्डिनरी जो डिपॉजिट है इट क्रिएट्स ए डिपॉजिटर डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप। ए वैलिड पेमेंट इंस्ट्रक्शन इज डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंट रिलेशनशिप, एप्लीकेबल टर्म्स एंड रूल्स। तो एक जो ऑर्डिनरी डिपॉजिट है वो कौन सी रिलेशनशिप बनाता है, डेब्टर और क्रेडिटर रिलेशनशिप। ठीक है, बैंक के और बैंक का जो कस्टमर है उनके बीच में डेब्टर और क्रेडिटर की रिलेशनशिप बनती है। और एक वैलिड जो पेमेंट इंस्ट्रक्शन है वो किस हिसाब से डील की जाती है, इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंट रिलेशनशिप, किस टाइप का अकाउंट है, किस टाइप की रिलेशनशिप है अकाउंट की, है ना। और जो भी उस जो है रिलेशनशिप को टर्म्स एंड रूल गवर्न करते हैं। सो एग्ज़ाम फोकस क्या है इसमें, ऑर्डिनरी डिपॉजिट डज नॉट मेक द बैंक ए बेली ऑफ द सेम फिजिकल नोट्स। ऐसा नहीं है कि जो है बैंक बेली बन जाता है और जो नोट बैंक ने दिए हैं वही बैंक वापस करेगा जो कस्टमर ने दिए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2। विच सर्कमस्टांसेस मोस्ट क्लियरली एस्टैब्लिशेज ए बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। तो इसमें से आपको बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा क्लियरली जो है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है। रीडिंग ए बैंक ब्राउचर, अगर बैंक का ब्राउचर पढ़ रहा है कोई भी कस्टमर तो क्या वो बैंक के साथ उसकी बैंक कस्टमर रिलेशनशिप बन जाती है। या फिर इंक्वायरिंग अबाउट लोन रेट्स या लोन रेट की इंक्वायरी करता है। ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग एन अकाउंट एक्सेप्ट बाय द बैंक, या फिर जो है अकाउंट ओपन किया है और उसको ऑपरेट कर रहा है और ये बैंक ने भी इस जो है रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, सो देन लास्ट इज़ फॉलोइंग द बैंक ऑन सोशल मीडिया, या फिर सोशल मीडिया पे जो है बैंक को फॉलो कर रहा है। तो इसमें से कौन सी रिलेशनशिप को आप बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप बोलोगे। ठीक है, सो चूज़ योर आंसर। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका तो, है ना। तो आंसर इज़ सी। तो कोई अगर ब्राउचर पढ़ रहा है या लोन रेट की इंक्वायरी कर रहा है या सोशल मीडिया पे बैंक को फॉलो कर रहा है तो इससे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश नहीं हो जाती। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, ओपन और ऑपरेट एन अकाउंट एंड इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक। सो वाई आंसर सी, एंड एक्सेप्टेड एंड ऑपरेटेड बैंक अकाउंट एस्टैब्लिशेज एन एक्चुअल बैंकिंग रिलेशनशिप। जर्नल इंक्वायरीज और प्रमोशनल कॉन्टैक्ट डू नॉट बाई देमसेल्फ डू सो। तो ऐसे नॉर्मल इंक्वायरी या प्रमोशनल कॉन्टैक्ट के साथ जो है ऐसी रिलेशनशिप नहीं बनती है। तो इसके लिए एक्चुअली कस्टमर के पास जो है अकाउंट होना चाहिए बैंक का जिसको वो उसने एक्सेप्ट किया और ऑपरेट किया कर रहा है ना। सो एक्चुअल बैंकिंग रिलेशनशिप नॉट मियर कॉन्टैक्ट इज द की। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप। कौन सी इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के बारे में। सो ऑप्शन 1 इज़ इट में वेरी अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन। क्या ये ट्रांजेक्शन के साथ वेरी हो जाती है। एन ऑर्डिनरी डिपॉजिट जर्नली क्रिएट्स ए डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो एक ऑर्डिनरी डिपॉजिट जो होता है वो डेटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप बनाता है। देन ए बैंक में एक्ट इन डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज़, या फिर जो है बैंक डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज़ में एक्ट करता है।
Then final is every transaction with an existing customer creates only a debtor creditor relationship. तो या फिर सारी ट्रांजेक्शन है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर के साथ वो सिर्फ डेब्टर और क्रेडिटर रिलेशनशिप ही बनाती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कल्प्रिट पकड़ में आ गया ओनली वर्ड, यहाँ ओनली वर्ड यूज़ किया है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी जो चीज़ें होती हैं ये करेक्ट नहीं होती हैं। सो दिस इज़ आवर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ए बैंक में अज्यूम डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज़ डिपेंडिंग अपॉन ट्रांजेक्शन और सर्विस। तो अलग अलग जो है लीगल जो है बैंक कैपेसिटीज अज्यूम कर सकता है आपकी ट्रांजेक्शन या नेचर ऑफ सर्विस के हिसाब से। देयर फॉर एवरी ट्रांजेक्शन डज नॉट नेसेसरली क्रिएट ओनली ए डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप। ये प्राइमरी रिलेशनशिप होती है, बट लेकिन सारी ट्रांजेक्शन जो बैंक में बैंक कस्टमर के साथ करता है वो हमेशा डेब्टर और क्रेडिटर रिलेशनशिप नहीं होती हैं। सो एग्ज़ाम फोकस क्या है? वॉच एब्सोल्यूट वर्ड सच एज एवरी एंड ओनली। तो ऐसे वर्ड्स को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ऐसे स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो है नॉट वाला आंसर छुपा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4, ए बैंक हैज़ एक्सेप्टेड डिपॉजिट फ्रॉम ए कस्टमर एंड आल्सो ग्रांटेड द सेम कस्टमर ए लोन, विच स्टेटमेंट इज़ मोस्ट कंप्लीट। तो बैंक ने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है कस्टमर से और उसको उसी कस्टमर को एक लोन भी जो है ग्रांट कर दिया है। तो अब हमको ये चारों ऑप्शन में से देखना है कौन सी करेक्ट है। बैंक इज़ एक्सक्लूसिवली डेब्टर। तो बैंक क्या सिर्फ डेब्टर ही है, या बैंक इज़ एक्सक्लूसिवली क्रेडिटर, या सिर्फ वो क्रेडिटर ही है, या फिर द बैंक में भी डेटर रिगार्डिंग द डिपॉजिट एंड क्रेडिटर रिगार्डिंग द लोन। तो क्या बैंक जो है डेब्टर है डिपॉजिट के केस में या फिर क्रेडिटर है लोन के केस में, ठीक है। बैंक की बात हो रही है ना। सो देन दीज बोथ ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली मर्ज इनटू वन रिलेशनशिप, या फिर दोनों ट्रांजेक्शन जो हैं वो एक ही रिलेशनशिप में मर्ज हो जाती हैं या एक ही रिलेशनशिप बन जाती हैं। सो ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो आप अपने आंसर मार्क करिए। सो आई थिंक यू मस्ट हैव ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है दैट इज़ सी, बैंक में बी डेब्टर रिगार्डिंग द डिपॉजिट। तो डेब्टर है किस केस में? डिपॉजिट के केस में, क्योंकि पैसे लिए हैं उन्होंने, है ना। देन क्रेडिटर उधार देने वाला है इन केस ऑफ लोन, ठीक है। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ए डिपॉजिट ऑर्डिनरली मेक्स द बैंक डेब्टर एंड कस्टमर क्रेडिटर व्हेन ए लोन while a loan makes the bank creditor and customer debitor। तो ठीक है, तो ये रिलेशनशिप अलग हो जाती है। जब बैंक डिपॉजिट लेता है तो जो है बैंक डेब्टर होता है, और जब बैंक पैसा देता है तो बैंक जो है क्रेडिटर बन जाता है, ठीक है। सो वाइस वर्सा कस्टमर के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। सो एग्जाम फोकस, डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स बिटवीन द सेम पार्टीज कैन क्रिएट ऑब्लिगेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन है जो सेम पार्टीज़ के बीच में, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकती हैं। एक में एक क्रेडिटर हो सकता है, दूसरा डेबिटर हो सकता है, और दूसरे केस में ऑपोजिट हो सकता है, ठीक है। सो ए बैंकर मीन्स, क्वेश्चन 5 इज ए बैंकर मीन्स ओनली ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज ए बैंकिंग कंपनी। तो कोई भी कंपनी है जो बैंकिंग कंपनी है उसको हम बैंकर बोलेंगे। एनी पर्सन एक्टिंग एज ए बैंकर, या फिर कोई भी जो इंसान है या इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन है वो इट इज़ एक्टिंग एज ए बैंकर, उसको हम जो है बैंकर कहेंगे। ओनली एन आरबीआई लाइसेंस बैंक, या जो आरबीआई से लाइसेंस्ड बैंक है उसी को हम बैंकर कहेंगे। या ओनली ए पर्सन एक्सेप्टिंग सेफ्टी डिपॉजिट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो ये भी बहुत क्लियर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होना चाहिए इसका। आई होप यू मस्ट हैव गेस्ड बाय नाउ कि कौन सा इसका सही आंसर है। सो द राइट आंसर इज़ बी इन दिस केस, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 3 ऑफ NI एक्ट, दैट इज़ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकर इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग एज बैंक, ठीक है। तो एनी पर्सन आ जाता है इसमें, है ना। दैट इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, कंपनी ऑल्सो, ठीक है। सो एग्जाम फोकस, डू नॉट कन्फ्यूज द टर्म बैंकर विद द नैरोअर एंटिटी कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। तो बैंकिंग कंपनी एक थोड़ा नैरो कंसेप्ट है और बैंकर जो है ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। इनको कंफ्यूज नहीं करना है आपस में। सो कमिंग अप टू द क्वेश्चन नंबर 6, विच पर्सन मोस्ट अप्रोप्रिएटली सेटिस्फाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कस्टमर। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से
कौन सा जो है पर्सन है जो बहुत जिसका डिस्क्रिप्शन जो है कस्टमर से मिलता जुलता है। ए पर्सन हु मियरली इंक्वायर्स अबाउट ए बैंक प्रोडक्ट, जो सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है बैंक प्रोडक्ट की। ए पर्सन हु हैज़ ए बैंक अकाउंट इन हिज नेम एंड फॉर हुम द बैंकर अंडरटेक्स बैंकिंग फैसिलिटी, या फिर एक पर्सन जो है उसका बैंक अकाउंट है उसके अपने नेम में, अपने नाम में, एंड हुम द बैंकर अंडरटेक्स बैंकिंग, जिसको कि बैंक बैंकिंग फैसिलिटी दे रहा है। देन ए पर्सन हु विजिट्स अ ब्रांच विदाउट एनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन, या फिर ऐसा आदमी को कस्टमर हम बोलेंगे जो बिना किसी ट्रांजेक्शन के सिर्फ ब्रांच विजिट करता है। या ए पर्सन हु रिसीव्स ए बैंकिंग एडवर्टाइजमेंट, या अब जो है कोई भी जो बैंक के एडवर्टाइजमेंट देख रहा है तो उसको हम कस्टमर कहेंगे। सो मार्क योर आंसर। ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। सो इन दिस केस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो बी क्यों करेक्ट है? ए कस्टमर इज़ ए पर्सन हैविंग ए बैंक अकाउंट इन हिज नेम फॉर हुम द बैंकर अंडरटेक्स बैंकिंग फैसिलिटी। तो बैंकर जो एक कस्टमर है वो तभी हम उसको बैंक का कस्टमर कहेंगे, उसका एक बैंक में अकाउंट है उसके अपने नाम में, या फिर जो है एंड जो बैंक है वो उसको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो एग्ज़ाम फोकस, कस्टमर स्टेटस रिक्वायर्स एंड एक्चुअल बैंकिंग रिलेशनशिप, नॉट मियर कॉन्टैक्ट विद द बैंक। ठीक है, सिर्फ कॉन्टैक्ट करने से ही कोई कस्टमर नहीं बन जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 7, अंडर द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हाउ इज़ रीपेमेंट ऑफ एन ऑर्डिनरी डिपॉजिट ऑर्डिनरली डिमांडेड। तो एक नॉर्मल कस्टमर बैंक कस्टमर रिलेशन है अगर, तो उसमें रीपेमेंट है जो ऑर्डिनरी डिपॉजिट का है। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डिनरी तरीका कौन सा है एक और नॉर्मल ऑर्डिनरी जो है डिपॉजिट को डिमांड करने का या रीपेमेंट लेने का? बाई एन इनफॉर्मल वर्बल रिक्वेस्ट, क्या बोल देने मात्र से ही आप जो है उसको पैसा मिल जाएगा, या फिर बाई चेक, ड्राफ्ट, विड्रॉल फॉर्म, ऑर्डर और एनी अदर प्रेस्क्राइब्ड मोड, या इनमें से कोई भी एक प्रेस्क्राइब मोड से वो जो है ऑर्डिनरी डिपॉजिट को मतलब पेमेंट ले सकता है विदाउट एनी डिमांड और इंस्ट्रक्शन, या फिर बिना किसी डिमांड और इंस्ट्रक्शन के ले सकता है ओनली थ्रू ए कोर्ट ऑर्डर, या फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके कर सकता है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मार्क योर आंसर। सो इन दिस केस आंसर बी इज़ द करेक्ट वन। तो ये करेक्ट क्यों है? द रिपेमेंट इज़ डिमांडेड थ्रू द स्पेसिफाइड मोड्स। तो रिपेमेंट ऐसे बोलने भर से हम पैसा नहीं किसी को दे देंगे एज ए बैंकर, तो उसके लिए स्पेसिफाइड मोड हैं, जैसे कि चेक से वो मनी अपनी विड्रॉ कर सकता है, ड्राफ्ट से ले सकता है, या फिर विड्रॉल फॉर्म यूज़ कर सकता है, या फिर और ऑर्डर, किसी टाइप का एनी टाइप ऑफ ऑर्डर, है ना। सो देन एग्जाम फोकस, यूज़ द प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ डिमांड। So next is question number 8. A bank is appointed trustee under a trust deed and receive assets for specified beneficiaries. What is its primary responsibility? अगर बैंक जो है उसको ट्रस्टी अपॉइंट कर लिया गया है किसी ट्रस्ट डीड के अगेंस्ट एंड उसको कुछ एसेट रिसीव हुए हैं फॉर स्पेसिफाइड बेनिफिशियरी, जो बेनिफिशियरी के बिहाफ पे वो एज ए ट्रस्टी उनको देख रेख कर रहा है, तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? ट्रीट द एसेट एज इट्स ओन, तो क्या बैंक अपने एसेट्स मान लेगा उनको, या एडमिनिस्टर द ट्रस्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट टर्म्स एंड फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो या फिर जो है उसको एडमिनिस्टर करेगा प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट टर्म, जो ट्रस्ट डीड है उसमें जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, एंड फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशन। फिड्यूशियरी कौन सी होती हैं? लीगल और एथिकल ड्यूटीज़ जो होती है ना, लीगल और एथिकल जो कंसिडरेशंस होती हैं उसके हिसाब से तो इनको जो है डील करेगा ट्रस्टेड जो प्रॉपर्टी जो ट्रस्ट में है। ठीक है, तो देन और ट्रीट इटसेल्फ एज ए डेटर फॉर द फुल वैल्यू, या फिर अपने आप को ही वो मान लेगा कि जो है ये मेरी खुद की जो है मैं डेप्टर हूँ इसका, है ना। तो या फिर यूज़ द प्रॉपर्टी फ्रीली इन ऑर्डिनरी बैंकिंग, या फिर नॉर्मल बैंकिंग के कोर्स में उसको जैसा मर्जी आएगा उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा। तो ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। सो मार्क योर आंसर। सो इन दिस केस बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो बी करेक्ट आंसर कैसे है? द ट्रस्टी मस्ट एडमिनिस्टर ट्रस्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द ट्रस्ट टर्म्स एंड एप्लीकेबल फिड्यूशियरी ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो लीगल और एथिकल जो उससे एक्सेप्टेड मतलब एक्सपेक्टेड हैं उन चीज़ों को फॉलो करते हुए जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसको वो एडमिनिस्टर करेगा, उसकी देख रेख करेगा, है ना।
उस पर हक नहीं बन जाता, वो सिर्फ देखभाल करता है उसका अकॉर्डिंग टू द डी टर्म्स। सो पोजेशन और कंट्रोल डज नॉट मीन अनरिस्ट्रिक्टेड बेनिफिशियल ओनरशिप। तो अगर आपने पोजेस कर कोई चीज़ आपके पास है या आपके कंट्रोल में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके पूर्ण तौर पे मालिक बन गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, ए बैंक एक्टिंग एज ए ट्रस्टी यूजेस ट्रस्ट इनकम फॉर एन अनरिलेटेड पर्पज ऑफ इट्स ओन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। बैंक है, वो ट्रस्टी है, और जो ट्रस्ट की इनकम है उसको जो अनरिलेटेड पर्पस, जो मतलब उससे रिलेटेड नहीं है ट्रस्ट से, उससे जो ट्रस्ट है उसकी इनकम उससे अनरिलेटेड पर्पस में यूज़ कर रहा है, तो इसमें से कौन सा जो है टर्म जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इट इज़ परमिसिबल बिकॉज द बैंक इज़ इन पोजीशन ऑफ द फंड्स। तो ये परमिटेड है क्योंकि बैंक जो है उसके जो है फंड्स को पोजेस कर रहा है ट्रस्ट के। इट इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द बैंक्स फिड्यूशरी ड्यूटी एज ए ट्रस्टी। तो ये मतलब सही नहीं है क्योंकि ये बैंक की फिड्यूशरी ड्यूटी जो है एज ए ट्रस्टी उसके साथ जो है वो मैच नहीं होता है, सही नहीं बैठता है। इट कन्वर्ट्स द ट्रस्ट इनटू एन ऑर्डिनरी डिपॉजिट। तो क्या जो ट्रस्ट है वो एक ऑर्डिनरी डिपॉजिट बन जाता है, या फिर इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए डेप्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप, या फिर ऑटोमेटिकली ये डेप्टर और क्रेडिटर जो है रिलेशनशिप बन जाती है। सो मार्क करिए अपना क्वेश्चन। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। आई सपोज कि आपने बहुत इजीली इसको जो है आंसर को जो है मार्क कर लिया होगा। सो इन दिस केस आंसर इज बी। सो वाई आंसर इज बी। ए ट्रस्टी मस्ट एडमिनिस्टर ट्रस्ट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पसेस ऑफ ट्रस्ट एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है एज ए एडमिनिस्टर जो है काम कर रहा है, ट्रस्टी जो है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है प्रॉपर्टी का, तो वो ट्रस्ट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, है ना, और इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल जो उसकी जो लीगल और एथिकल बाउंडेशंस हैं उसको फॉलो करेगा। एंड ऐसा नहीं है कि इट इज़ यूजिंग ट्रस्ट इनकम फॉर द अनरिलेटेड पर्पज इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द ड्यूटी। तो जो ट्रस्ट इनकम को अगर वो कहीं इधर उधर यूज़ करता है अनरिलेटेड पर्पज़ के लिए जो ट्रस्ट से रिलेटेड नहीं है, तो इट इज़ इनकन्सिस्टेंट, तो ये सही नहीं है ना। तो एग्ज़ाम फोकस, ट्रस्टी कैपेसिटी इम्पोजेस फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन, है ना। फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन मैंने बताया था आपको, फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन क्या होती हैं, लीगल प्लस एथिकल जो डिमांड्स होती हैं किसी भी काम को करने के लिए, है ना, कि वो लीगली करे और उसको उसमें एथिक्स को फॉलो करे। ए कस्टमर एज ए सेविंग अकाउंट एंड ही ऑल्सो अपॉइंट्स द बैंक ट्रस्टी अंडर ए ट्रस्ट डीड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, कस्टमर के पास एक सेविंग अकाउंट है और वो बैंक को एज ए ट्रस्टी भी अपॉइंट कर लेता है एक ट्रस्ट डीड के बिहाफ पे, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन 1 इज़ बोथ अरेंजमेंट्स नेसेसरली क्रिएट द सेम लीगल रिलेशनशिप। क्या दोनों स्टेटमेंट सेम लीगल रिलेशनशिप बनाती हैं। द ट्रस्टी रिलेशनशिप रिप्लेसेस द सेविंग रिलेशनशिप। यहाँ की ट्रस्टी रिलेशनशिप बनती है तो वो सेविंग रिलेशनशिप को रिप्लेस कर देती है। ए बैंक में हैव डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज़ अंडर द टू अरेंजमेंट। यहाँ बैंक की जो है अलग अलग जो है डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज़ हैं इन दोनों अरेंजमेंट में। या फिर बैंक सीजेस टू बी ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो या फिर बैंक जो है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ही नहीं रहता। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ओके, मार्क योर आंसर। किसको आप मानते हो कि जो है सही आंसर होगा। सो इन दिस केस आंसर सी इज करेक्ट। द बैंक में हैव डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज अंडर द टू अरेंजमेंट्स। तो वाई इट इज़ करेक्ट, द सेविंग अकाउंट ऑर्डिनरी क्रिएट्स डेप्टर क्रेडिटर स्टेटस। तो ऑर्डिनरी जो सेविंग अकाउंट है, जो बेसिक रिलेशनशिप है बैंक के साथ, तो दैट इज़ डेप्टर एंड क्रेडिटर, जो कस्टमर की रिलेशन है बैंक के साथ, तो ये बेसिक रिलेशनशिप ये होती है, ऑर्डिनरी रिलेशनशिप, है ना। वाइल द सेपरेट ट्रस्ट अरेंजमेंट क्रिएट्स ए फिड्यूशरी ट्रस्टी रिलेशनशिप। तो ये जब ट्रस्टी बन जाता है बैंक, ठीक है, तो उसकी क्या कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हो जाती है, एडिशनल रिलेशनशिप एक क्रिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं फिड्यूशरी ट्रस्टी रिलेशनशिप। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द सेम बैंक कैन हैव डिफरेंट लीगल कैपेसिटीज़ इन द सेपरेट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अलग अलग ट्रांजेक्शन में अलग अलग लीगल कैपेसिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 11, ए बैंक रिसीव्स मनी इन एन ऑर्डिनरी डिपॉजिट अकाउंट
and separately receives property as trustee. Which statement best distinguishes the two? तो बैंक जो है मनी रिसीव करता है ऑर्डिनरी डिपॉजिट अकाउंट में और एक प्रॉपर्टी भी रिसीव करता है एज ए ट्रस्टी, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन बोथ केसेस द बैंक में यूज़ द प्रॉपर्टी फ्रीली, ये आई थिंक रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना कोई। सो इन बोथ केस में बैंक फ्रीली यूज़ कर सकता है प्रॉपर्टी को, या फिर बोथ नेसेसरली क्रिएट आइडेंटिकल डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप, या दोनों एक ही टाइप की जो है डेटर और क्रेडिटर जो है रिलेशनशिप बना रहे हैं। द डिपॉजिट जनरली क्रिएट्स डेटर क्रेडिटर स्टेटस, द ट्रस्ट अरेंजमेंट रिक्वायर्स फिड्यूशरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिपॉजिट जो है वो डेब्टर और क्रेडिटर स्टेटस बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है, और ट्रस्ट अरेंजमेंट जो है इट रिक्वायर्स फिड्यूशरी एडमिनिस्ट्रेशन। या फिर द ट्रस्ट अरेंजमेंट नेसेसरली क्रिएट्स ए लोन, या फिर जो है ट्रस्ट अरेंजमेंट जो है एक लोन क्रिएट कर देता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? प्लीज़ मार्क योर आंसर। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो हम रिपीट ही कर रहे हैं इसको, तो आपने बहुत इजीली गैस कर लिया होगा। इट इज़ पॉइंट सी। सो वाई आंसर इज सी। द ऑर्डिनरी डिपॉजिट एंड ट्रस्ट अरेंजमेंट हैव डिफरेंट लीगल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन की अलग अलग लीगल जो है कैपेसिटीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ना। सो बिकॉज द बैंक एक्ट्स इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, क्योंकि जो है बैंक डिफरेंट कैपेसिटीज़ में एक्ट कर रहा है, तो अलग अलग जो है रिलेशनशिप बनेंगी इस केस में, ठीक है। सो द अमाउंट इन्वॉल्व डज नॉट डिटरमाइन द लीगल रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डज। तो जो अमाउंट है तो वो डिटरमाइन नहीं करेगी जो है लीगल रिलेशनशिप, द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन डज। तो किस टाइप की ट्रांजेक्शन हो रही है वो डिटरमाइन करती है कि आपस में जो है कस्टमर की और बैंकर की क्या, बैंक की और कस्टमर की क्या रिलेशनशिप बनती है। So question number 12, under section 148 of Indian Contract Act 1872, which situation best illustrates bailment? तो बेलर, बेली और बेलमेंट इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें से आपको डिस्कस करना है, सेलेक्ट करना है कि कौन सी जो है सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट कर रही है बेलमेंट को। ए कस्टमर ट्रांसफ़र ओनरशिप ऑफ गुड्स टू द बैंक परमानेंटली। तो एक कस्टमर ने बैंक को परमानेंटली अपने जो है गुड्स जो है ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ठीक है। ए कस्टमर डिलीवर्स गुड टू द बैंक फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। या फिर ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन बी, ए कस्टमर डिलीवर गुड टू द बैंक फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस विद द अरेंजमेंट रिक्वायरिंग द गुड्स टू बी रिटर्न और डेल्ट विद एज डायरेक्टेड। तो या फिर कस्टमर ने जो है गुड्स बैंक को दे दिए हैं एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और एक अरेंजमेंट बनाया गया है जिसके तहत या तो वो गुड्स वापस होंगी या फिर जैसे कस्टमर कहेगा उस हिसाब से बैंक उनको डील करेगा। या फिर थर्ड जो है सी पॉइंट है, ए कस्टमर डिपॉजिट मनी इन एन ऑर्डिनरी अकाउंट रीपेबल बाय द बैंक। या फिर जो है कस्टमर जो है डिपॉजिट करता है ऑर्डिनरी अकाउंट में जो कि बैंक को रीपे करनी चाहिए। या फिर कस्टमर हायर्स ए लॉकर फ्रॉम द बैंक, या फिर कस्टमर एक लॉकर जो है हायर करता है। तो इनमें से कौन सा जो है, कौन सी सिचुएशन है वो बेलमेंट को दर्शा रही है, इलस्ट्रेट कर रही है। सो ये थोड़ा सा इसी में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आई होप अगर आप थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चारों ऑप्शनों को कंपेयर करोगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे कि कौन सा आंसर है। सो आई होप यू हैव मार्क्ड। सो इन दिस केस क्वेश्चन इज आंसर इज बी। तो बी क्यों आंसर है? बेलमेंट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर ए पर्पस। तो बेलमेंट में क्या होता है, बेलर और बेली है ना। तो बेलमेंट में एक बेलर होता है और बेली होता है, ठीक है। बेलर क्या करता है, बेली को गुड्स हैंड ओवर कर देता है, ठीक है। बेलर जिसके पास गुड्स हैं और वो हैंड ओवर करता है बेली को। तो किस हिसाब से उसको जो है डिलीवर करता है, विद रेलिवेंट ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग रिटर्न और डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। तो ये दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि बेस्ड अपॉन विच जो है बेलर की जो है इंसिस्टेंस पे या तो वो जो है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के बाद उनको रिटर्न कर देगा, किसको, बेलर को, बेली बेलर को रिटर्न कर देगा। या फिर एज़ पर बेलर्स इंस्ट्रक्शन बेली जो है प्रोडक्ट्स को जो भी गुड्स हैं उनको डिस्कार्ड, व्हाटएवर उसका जो बेलर जैसे बोलेगा वैसे उसका यूज़ करेगा, ठीक है। सो एग्ज़ाम फोकस क्या है, बेलमेंट कंसर्न्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर ए पर्पस। तो बेलमेंट क्या है,
डिलीवरी करते हैं गुड्स की, बेलर डिलीवरी करता है गुड्स की फॉर ए पर्पस। ऑर्डिनरी मनी डिपॉजिट्स आर जनरली डेबिटर क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो ऑर्डिनरी डिपॉजिट जो है वो सिर्फ डेबिटर और क्रेडिटर रिलेशनशिप बनाता है, और बेलमेंट के केस में जो है वो गुड्स डिलीवर करता है फॉर ए पर्पस। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? कस्टमर गिव्स ए वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट टू द बैंक फॉर सेफ कस्टडी विद एन अरेंजमेंट फॉर इट्स रिटर्न, विच रिलेशनशिप मोस्ट अप्रोप्रिएटली अप्लाइज। तो ये आप इसमें जो है बहुत इजीली आपने जो है आपको पता ही लग गया होगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी इसी टॉपिक के ऊपर था। तो कस्टमर अगर एक वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट देता है बैंक को फॉर सेफ कस्टडी, तो उसको सेफ रखने के लिए, और एक अरेंजमेंट रखता है कि इसको जो है रिटर्न भी किया जाना है, जो कैसे रिटर्न किया जाना है इस डॉक्यूमेंट को, तो ये कौन सी रिलेशनशिप बनती है? तो डेप्टर क्रिएटर बनती है, या फिर बेलर बेली बनती है, या प्रिंसिपल एजेंट बनती है, या लीजर लीजी बनती है। तो थोड़ा सा आपको जिसके फंडास क्लियर नहीं है तो वो थोड़ा सा उसको डिफ़िकल्टी होगी, बट इंटेलिजेंटली अगर आप वो करोगे तो यू कैन ईजिली आंसर इट। तो आई होप यू हैव आंसर्ड इट। आप मार्क करिए इसको आंसर को, एंड द आंसर इज़ बी। सो वाई आंसर इज बी, वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड फॉर ए पर्पस। जहाँ एक पर्पस के तहत, एक पर्पस के लिए जो है गुड्स को डिलीवर किया जाता है, विद एन ऑब्लिगेशन कंसर्निंग देयर रिटर्न। तो एक ऑब्लिगेशन भी रहती है कि उनको किस तरह से रिटर्न करना है। दी अरेंजमेंट में कंस्टिट्यूट बेलमेंट। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? बेलमेंट। द कस्टमर इज़ बेलर एंड बैंक इज़ बेली। तो कस्टमर कौन है? जिसने आइटम अपने डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए हैं, तो वो क्या है? बेलर है, और जिसको हैंड ओवर किए हैं वो है बेली। सो एग्ज़ाम फोकस क्या है? सेफ कस्टडी कैन क्रिएट डिफरेंट रिलेशनशिप फ्रॉम एन ऑर्डिनरी मनी डिपॉजिट। तो सेफ कस्टडी में एक अलग तरह का दूसरी तरह की ट्रांजेक्शन है, और ऑर्डिनरी मनी डिपॉजिट एक अलग तरह की जो है ट्रांजेक्शन है, तो दोनों में डिफरेंट रिलेशनशिप क्रिएट होती है। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। सो अंडर सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एन एजेंट इज़ अ पर्सन हु। तो सेक्शन 182 के तहत जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो ये जो एजेंट हम किसको कहते हैं? ऑप्शन 1 इज एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट फॉर अनदर और रिप्रेजेंट अनदर इन द डीलिंग विद द थर्ड पार्टी। तो ये एम्प्लॉयड किया जाता है किसी दूसरे के बिहाफ पे कुछ काम करने के लिए, या फिर जो है दूसरे आदमी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, किसी तीसरे आदमी से डील करने के लिए जो है पहले आदमी को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो या तो ये है, या फिर ऑलवेज लैंड मनी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, या दूसरे के बिहाफ पे पैसे जो है लैंड करता है, या फिर इट एक्वायर्स ओनरशिप ऑफ अनदर पर्सन, या दूसरे किसी की जो है प्रॉपर्टी को वो ओनरशिप एक्वायर कर लेता है, या फोर्थ ऑप्शन इज़ मियरली रिसीव्स मनी फ्रॉम अनदर पर्सन, या फिर वो सिर्फ पैसे लेता है दूसरे किसी पर्सन से। तो इसमें से कौन सी जो है एजेंट को डिफाइन कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट? प्लीज़ मार्क योर आंसर्स। सो आई होप यू हैव आंसर्ड इट। तो नाउ in this case option A is correct. So section 182 defines an agent as a person employed to do an act for another. तो सेक्शन 182 जो है डिफाइन करता है एजेंट को। तो एजेंट कौन है? एक पर्सन जिसको कि एम्प्लॉय किया गया है टू डू एन एक्ट फॉर अनदर। कोई दूसरा पर्सन किसी पर्सन को जो है जिसको एम्प्लॉय करता है उसको हम एजेंट कहते हैं, उसके बिहाफ पे काम करने के लिए, है ना। और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद द थर्ड पार्टी, या तो उसके बिहाफ पे काम करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है किसी थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ डील करने के लिए। एंड द अदर पर्सन इज़ प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है? एजेंट एंड प्रिंसिपल, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो जो जिसको रखा जाता है काम के लिए वो एजेंट है, जो रखता है वो प्रिंसिपल है। ठीक है, सो एग्जाम फोकस, एजेंट एक्ट्स फॉर और रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल। तो एजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, बैंक इज ऑथराइज टू कलेक्ट ए चेक फॉर ए कस्टमर एंड क्रेडिट द प्रोसीड टू द कस्टमर्स अकाउंट। द बैंक इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्टिंग एज। तो बैंक क्या है? उसको
किसी कस्टमर ने ऑथराइज़ किया है कि वो चेक कलेक्ट करेगा और उसको क्रेडिट करेगा उसी कस्टमर के अकाउंट में, ठीक है। तो ये बैंक इस केस में कौन सी जो है भूमिका निभा रहा है, वो ट्रस्टी है, ठीक है, या फिर एजेंट है कस्टमर का, या डेप्टर है ऑफ द ड्रॉई बैंक, या फिर लीजर है। तो अगर आपको एजेंट प्रिंसिपल का फंडा सही समझ में आ गया है तो आप इसको बहुत इजीली आंसर कर दोगे, ठीक है। आई होप आपने मार्क किया होगा अपना आंसर। सो इन दिस केस आंसर इज बैंक इज एक्टिंग एज ए एजेंट ऑफ द कस्टमर, एजेंट के कस्टमर के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो कस्टमर इज प्रिंसिपल एंड बैंक इज एजेंट। सो वाई बी इज करेक्ट। When the bank performs a specified act on behalf of the customer such as collecting an instrument, तो जब कोई ऐसा एक्शन जो है कस्टमर के बिहाफ पे बैंक कर रहा है, जैसे कि इस केस में चेक कलेक्ट कर रहा है, सो इट मे एक्ट एज कस्टमर्स एजेंट फॉर दैट सर्विस, तो यहाँ पे जो है कस्टमर के एजेंट की तरह वो काम कर रहा है। सो द लीगल कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, तो ये हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। A customer has a normal deposit account and separately authorizes the bank to act on the customer's behalf with a third party. Which statement is correct? तो एक कस्टमर का नॉर्मल डिपॉजिट अकाउंट है आपके पास एंड इसके अलावा वो बैंक को ऑथराइज कर रहा है कस्टमर जो है कि वो कस्टमर के बिहाफ पे थर्ड पार्टी के साथ जो है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी के साथ वो डील कर सकता है। सो इस केस में जो है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ए, बोथ अरेंजमेंट्स क्रिएट ओनली डेप्टर क्रेडिटर स्टेटस। तो बोथ जो भी दोनों अरेंजमेंट है कि एक तो नॉर्मल डिपॉजिट अकाउंट है कस्टमर का, दूसरा बैंक को अथोराइज भी कर रहा है वो टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ विद थर्ड पार्टी, तो ये दोनों अरेंजमेंट क्या डेप्टर क्रेडिटर स्टेटस हैं? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ए, बैंक में भी डेप्टर रिगार्डिंग द डिपॉजिट, तो वो डिपॉजिट के केस में डेप्टर हो सकता है एंड एजेंट इन द सेपरेट अथराइज्ड, जहाँ फिर वो एजेंट है दूसरी जो जिस केस में जो उसको अथॉरिटी दी गई है बैंक को कस्टमर के बिहाफ पे ऑपरेट करने के लिए, तो उस केस में एजेंट है। या फिर सी, एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स द डिपॉजिट रिलेशनशिप, या फिर जो एजेंसी है तो एजेंसी कौन है? बैंक है, तो वो बैंक ऑटोमेटिकली उसको जो है डिपॉजिट रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देगा। ए बैंक कैन नॉट परफॉर्म बोथ फंक्शन फॉर द सेम कस्टमर, या जो बैंक है वो दोनों फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता कस्टमर के लिए, तो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर है? सो अगेन अगर आपको समझ में आ गया कंसेप्ट तो इट इज़ वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। आई एम वेटिंग फॉर यू, आप मार्क करिए अपना आंसर। So in this case, the answer is B. Why answer is B? The deposit ordinarily creates debtor creditor status. तो ऑर्डिनरली क्या है? ऑर्डिनरी जो रिलेशन है वो क्या बनता है डिपॉजिटर का? वो है डेप्टर या बैंक और कस्टमर का डेप्टर और क्रेडिटर स्टेटस होता है ना। वाइल इन सेपरेटली ऑथराइज्ड एक्टिविटी में क्रिएट एन एजेंसी रिलेशनशिप, तो यहाँ पे एजेंट प्रिंसिपल, तो एजेंट जो है किसका होगा? एजेंसी, एजेंसी इज़ बैंक, तो यहाँ पे एक एजेंसी रिलेशनशिप बन जाती है कस्टमर के साथ, ठीक है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से वन ट्रांजेक्शन डज नॉट एलिमिनेट अनदर लीगल कैपेसिटी, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक ट्रांजेक्शन के बाद दूसरी कर रहा है तो वो इससे जो है उसकी लीगल कैपेसिटी जो है एलिमिनेट हो जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिफाइंस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। तो इन चारों में से कौन सा जो है ऑप्शन एक्यूरेटली डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी? तो ऑप्शन 1 इज़ ए प्रॉमिस टू परफॉर्म अनदर पर्सनस प्रॉमिस ऑन डिफ़ॉल्ट, तो या ये प्रॉमिस है कि कोई दूसरा अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो अपने प्रॉमिस से तो उसकी उस प्रॉमिस को परफॉर्म करेगा। ए प्रॉमिस टू सेव अनदर फ्रॉम लॉस, या फिर ये प्रॉमिस है टू सेव अनदर, दूसरे पर्सन को फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय द प्रॉमिसर, ठीक है, और अनदर पर्सन, ठीक है। तो या तो ये जो है प्रॉमिस है दूसरे पर्सन को सेव करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम क्रेडिटर टू डेप्टर, या ये है कि जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है क्रेडिटर से डेप्टर को,
या फिर जो है फोर्थ ऑप्शन इज ए बैंक्स प्रॉमिस टू लेंड मनी, या तो बैंक प्रॉमिस कर रहा है पैसा जो है देने, लोन देने के लिए, लेंड करने के लिए मनी। तो इनमें से कौन सा जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को जो है डिस्क्राइब कर रहा है? प्लीज़ मार्क योर आंसर। सो इन दिस केस, आई होप आपने मार्क कर लिया होगा, इन दिस केस बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So why it is correct? Section 124 defines a contract of indemnity as a contract under which one party promises to save the other from loss caused by the promisor or another person। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में क्या होता है कि एक जो है प्रॉमिस होता है कि अगर एक पार्टी फेल हो जाती है या वो कोई लॉस क्रिएट करती है तो दूसरी पार्टी जो वो है उस लॉस को मेक गुड करेगी, ठीक है, या बचाएगी उसको, है ना। सो एग्जाम फोकस, इंडेमनिटी फोकसेस ऑन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। इंडेमनिटी का मेन फोकस क्या होता है? लॉस से बचाने के लिए, है ना। सो क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? अब ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो इसमें दोनों ही कवर हो जाएंगे आपकी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है। कौन सी स्टेटमेंट डिफरेंशिएट कर रही है? इंडेमनिटी, ऑप्शन ए इज इंडेमनिटी कंसर्न्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। तो इंडेमनिटी क्या है? लॉस से बचाती है। गारंटी इन्वॉल्व्स ए श्योरिटीज प्रॉमिस रिलेटिंग टू द लायबिलिटी। तो गारंटी के केस में क्या होता है? एक श्योरिटी होती है, श्योरिटी है, पर्सन जो है वो प्रॉमिस करता है कि प्रॉमिस रिलेटिंग टू लायबिलिटी और डिफ़ॉल्ट ऑफ द थर्ड पर्सन। तो ये कोई जो थर्ड पार्टी है उसको श्योरिटी अपना प्रॉमिस देती है कि अगर जो जो बंदा है ये अगर लॉस कोई भी उसकी वो रीपे नहीं कर सकता तो दैट श्योरिटी विल पे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रॉमिसर। या फिर जो है इंडेमनिटी ऑलवेज हैज़ 3 पार्टीज़। तो इंडेमनिटी में 3 पार्टी होती हैं वाइल गारंटी हैज़ 2। तो एंड थर्ड ऑप्शन इज़ गारंटी डज नॉट इन्वॉल्व ए प्रिंसिपल डेप्टर। तो गारंटी जो है उसमें कोई प्रिंसिपल डेप्टर नहीं होता है। या देयर इज़ नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी, या दोनों में कोई लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? आई होप आपने मार्क कर लिया होगा आंसर इसका, ठीक है। तो इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन ए। सो वाई ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कंसर्न्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। तो जो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कंसर्न, उसका क्या कंसर्न होता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। अगर लॉस हो गया तो उसको बचाता है आपको, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ए गारंटी इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल डेटर। यहाँ पे 3 पार्टी होती हैं ना, तो इसमें एक पीछे ऑप्शन भी था कि इंडेमनिटी ऑलवेज है 3 पार्टीज़ वाइल गारंटी हैज़ 2। तो ये रॉन्ग है क्योंकि उल्टा होता है इससे, है ना। तो ए गारंटी इन्वॉल्व्स प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तो गारंटी के केस में क्या होता है? 3 पार्टी होती हैं, ठीक है। देयर आर 3 पार्टीज इन केस ऑफ गारंटी विद द श्योरिटीज प्रॉमिस रिलेटिंग टू द थर्ड पार्टीज लायबिलिटी और डिफ़ॉल्ट। तो इसमें क्या श्योरिटी जो होती है, जो श्योरिटी कर रहा है वो जो है प्रिंसिपल डेप्टर को बचाता है अगर क्रेडिटर अगर अपना पैसा पे नहीं कर पा रहा है ना। तो श्योरिटी इज़ प्रॉमिस रिलेटिंग टू द थर्ड पार्टीज लायबिलिटी और डिफ़ॉल्ट। तो थर्ड पार्टी इसमें क्या हो गई? फर्स्ट पार्टी होगी, ये होगी, एंड थर्ड पार्टी होगी क्रेडिटर, है ना। तो श्योरिटी क्या करती है? थर्ड पार्टी अगर कुछ भी जो है अगर रिपे नहीं कर पाती है प्रिंसिपल डेप्टर को तो दैट श्योरिटी पेज इन केस क्रेडिट एक्चुअल द थर्ड पार्टी क्रेडिटर फेल्स। तो इंडेमनिटी एंड गारंटी आर डिस्टिंक्ट लीगल अरेंजमेंट। तो इससे क्या पता चला आपको? ये दोनों जो है अलग अलग कंसेप्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए बैंक अंडरटेक्स टू कंपनसेट इट्स कस्टमर फॉर ए स्पेसिफाइड लॉस कॉस्ड बाय अनदर पर्सन। विच रिलेशनशिप डज दिस प्रॉमिस मोस्ट क्लियरली रिप्रेजेंट? तो एक बैंक जो है वो अपने कस्टमर को कंपनसेट कर देगा अगर जो है किसी थर्ड पार्टी की लॉस की वजह से, है ना। तो बैंक अंडरटेक करता है कि अगर ये थर्ड पार्टी की वजह से कोई लॉस होता है तो वो कस्टमर को कंपनसेट करेगा। तो विच रिलेशनशिप डज दिस प्रॉमिस मोस्ट क्लोजली रिप्रेजेंट? तो यहाँ पे ये कौन सी रिलेशनशिप डिनोट करता है? इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड, प्रिंसिपल एजेंट, लेजर लेजी, या फिर बेलर बेली।
तो अभी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, तो मार्क योर आंसर। सो आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। इन दिस केस आंसर इज करेक्ट। तो वाई इज करेक्ट। द प्रॉमिस इज टू सेव द कस्टमर फ्रॉम स्पेसिफाइड लॉस विच इज़ द सब्सटेंस ऑफ इंडेमनिटी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक जो है लॉस से सेव करने की गारंटी दे रहा है, थर्ड पार्टी से कोई लॉस है तो इस जो है, इसलिए हम इसको जो है इट इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ द प्रॉमिस। तो जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है उससे आप रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करके देन अकॉर्डिंगली आप जो है यू कैन आंसर द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द डिमांड डिपॉजिट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली डिस्क्राइब करती है एक डिमांड डिपॉजिट को। ए विड्रॉएबल ओनली आफ्टर ए फिक्स पीरियड, फिक्स पीरियड के बाद डिपॉजिट जो है विड्रॉ किया जा सकता है। ए डिपॉजिट विड्रॉएबल ऑन डिमांड, या फिर डिमांड पे जो है उसको जो है विड्रॉ किया जा सकता है। विड्रॉएबल ऑन आफ्टर 1 मंथ्स नोटिस, या 1 महीने का नोटिस दे के विड्रॉ किया जा सकता है। या फिर ए डिपॉजिट रिक्वायरिंग पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट, या फिर ऐसा डिपॉजिट है जिससे पीरियोडिक आपको जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी होंगी। ठीक है, कौन सा करेक्ट है इसमें से आप बताइए। बहुत, ये भी बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और इजी आंसर है ये। तो डिमांड डिपॉजिट, क्वेश्चन इज डिमांड डिपॉजिट। आई होप इट गिव्स यू द क्लू। मार्क करिए आपका आंसर। सो आई होप आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। इन दिस केस आंसर इज बी। ए डिमांड डिपॉजिट इज द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द बैंक दैट इज विड्रॉएबल ऑन डिमांड। तो डिमांड डिपॉजिट उसी को बोलेंगे जो ऑन डिमांड हम इसको विड्रॉ कर सकें ना। तो इसमें से कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, सेविंग एंड करंट अकाउंट्स फॉल विद इन द ब्रॉड डिमांड डिपॉजिट कैटेगरी। तो ये डिमांड डिपॉजिट कैटेगरी में आते हैं हमारे सेविंग और करंट अकाउंट्स, सब्जेक्ट टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो द डिफाइनिंग फीचर इज विड्रॉएबिलिटी ऑन द ऑन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स ए सेविंग डिपॉजिट। तो इनमें से 4 जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्टली सेविंग अकाउंट को, सेविंग डिपॉजिट को डिस्क्राइब कर। इट इज़ नेसेसरली ए टर्म डिपॉजिट, क्या ये टर्म डिपॉजिट है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन। तो क्या एक तरह का डिमांड डिपॉजिट है ये, जो एप्लीकेबल जो विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन है उसको फॉलो करेगा। इट इज़ नॉन विड्रॉएबल एंड ओनली फॉर कंपनीज, या यहाँ से कुछ निकाला नहीं जा सकता, सिर्फ कंपनियों के लिए होता है सेविंग। इट रिक्वायर्स 1 बैंकिंग डेज नोटिस फॉर एवरी विड्रॉल, या फिर 1 दिन का नोटिस देना है अगर आपको पैसे निकालने हैं। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। आई होप आपने इसका आंसर मार्क भी कर लिया होगा। सो इन दिस केस इट इज़ अ डिमांड डिपॉजिट। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे लास्ट क्वेश्चन में, तो करंट और सेविंग अकाउंट दे आर डिमांड डिपॉजिट। तो वाई आंसर भी है, सेविंग डिपॉजिट इज अ फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर एंड और अमाउंट ऑफ विड्रॉल एज एप्लीकेबल। सेविंग डिपॉजिट इज अ फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए कस्टमर नीड्स एन अकाउंट फॉर फ्रीक्वेंट बिजनेस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। एक कस्टमर को अकाउंट चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंटली बिजनेस की जो है रिसिप्ट्स हैं या पेमेंट्स हैं उनको जो है वो मेंटेन कर सके। विच प्रोडक्ट इज़ जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कौन सा आप उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, या फिर कैश सर्टिफिकेट। सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अगर आपने जो है अगर आप एक वर्किंग बैंकर हो तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर दोगे। सो इन दिस केस आंसर इज ए। ए करंट अकाउंट इज अ डिमांड डिपॉजिट डिजाइंड फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शनल रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल कंडीशन। तो फ्रीक्वेंट अगर बहुत सारी ट्रांजेक्शन करनी है तो उसके लिए जो एक बिजनेस पर्सन है वो नॉर्मली करंट अकाउंट यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस ए टर्म डिपॉजिट फ्रॉम ए डिमांड डिपॉजिट। अब 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। तो इनको डिस्टिंग्विश कौन सा जो है इनमें से ऑप्शन कर रहा है। ए टर्म डिपॉजिट इज़ नेसेसरली नॉन इंटरेस्ट बियरिंग। टर्म डिपॉजिट है उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ए टर्म डिपॉजिट इज़ एक्सेप्टेड फॉर ए फिक्स पीरियड वेयर एज ए डिमांड डिपॉजिट इज़ विड्रॉएबल ऑन डिमांड। टर्म डिपॉजिट है वो फिक्स पीरियड के लिए होता है और जो डिमांड डिपॉजिट है उसको ऑन डिमांड विड्रॉ किया जा सकता है। ए टर्म डिपॉजिट इज़ ओनली फॉर इंडिविजुअल। टर्म डिपॉजिट इंडिविजुअल के लिए होता है। या फिर ए टर्म डिपॉजिट कैन नेवर बी विड्रॉन प्री मैच्योरली, या टर्म डिपॉजिट को प्री मैच्योरली आप नहीं निकाल सकते हैं।
और इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्टिंग्विश कर रहा है टर्म डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट से। तो ये भी बहुत आंसर इजी है, इसका भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आई होप आपने मार्क भी कर लिया होगा। तो दिस इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। A term deposit is accepted for a fixed period while a demand deposit is withdrawable on demand. Premature withdrawal is governed by applicable rules and policy. तो वो फिक्स डिपॉजिट के केस में है, बट डिमांड डिपॉजिट के केस में जो है उसको ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं। डू नॉट टर्न प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स। ओके, एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। So question number 24, a customer wants to build a specified amount through regular periodic deposit over a defined period. Which product best fits the requirement? एक कस्टमर आपके पास आता है, वो बोलता है कि मुझे जो है एक डेफिनेट अमाउंट जमा करनी है, मैं उसको जो है मंथ वाइज मंथ थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट करना चाहता हूँ। तो आप किस टाइप का उसको जो है अकाउंट सजेस्ट करोगे? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट और नोटिस डिपॉजिट। तो ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, स्पेशली अगर आप एक वर्किंग बैंकर हो तो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। तो द करेक्ट आंसर इज रेकरिंग डिपॉजिट। ए रेकरिंग डिपॉजिट इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड पीरियोडिक डिपॉजिट्स ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, तो इसमें एक ऐसा डिपॉजिट है जिसको हम पीरियोडिक डिपॉजिट जो है थोड़े थोड़े डिपॉजिट मंथ वाइज मंथ करके हम जो है एक डेफिनेट अमाउंट को इकट्ठा कर सकते हैं। So recurring deposit is regular periodic contributions. So question number 25. Under the deposit classification used in the applicable RBI framework, which statements are correct? तो डिपॉजिट क्लासिफिकेशन के लिए जो RBI का एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है उसमें जो है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं? मतलब डिपॉजिट क्लासिफिकेशन किस किस को किया है RBI फ्रेमवर्क के हिसाब से? सेविंग डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट्स। क्या सेविंग डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट्स हैं? या करंट अकाउंट्स आर डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड फॉर ए फिक्स पीरियड? या रेकरिंग डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड विद इन टर्म डिपॉजिट्स? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट 1 and 2 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 1, 2 and 3 आर करेक्ट, 2, 3 and 4, या 1, 2, 3 and 4? मार्क योर आंसर्स, मार्क करिए अपने आंसर्स। तो इसमें भी अगर आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो प्रीवियस जो है स्लाइड्स को आपने प्रीवियस MCQs को फॉलो किया है तो आप इजीली इसको आंसर कर दोगे। सो इन दिस केस डी इज़ करेक्ट। सो वाई डी इज़ करेक्ट? RBI deposit framework classifies saving and current deposits as demand deposits and term deposit as deposit accepted for fixed period, and recurring deposits are included within the term deposit. So next is question number 26. A deposit is placed for a specified period but is withdrawable after giving the prescribed notice. Which product is described? तो एक डिपॉजिट है जिसको स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रखा गया है और विड्रॉ किया जा सकता है बट आफ्टर गिविंग ए प्रेस्क्राइब्ड नोटिस। एक मतलब पीरियड का नोटिस देना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही उसको जो है आप निकाल सकते हो। ऐसे डिपॉजिट को आप इनमें से कौन सा डिपॉजिट कहोगे? सेविंग डिपॉजिट होगा, करंट डिपॉजिट होगा, नोटिस डिपॉजिट होगा, रेकरिंग डिपॉजिट होगा? मार्क करिए अपने आंसर जल्दी से। सो आई होप आपने मार्क कर लिया है अपना आंसर। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज सी। सो वाई सी इज़ करेक्ट? नोटिस डिपॉजिट इज़ ए टर्म डिपॉजिट। नोटिस डिपॉजिट जो है एक तरह का टर्म डिपॉजिट होता है फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड एंड इट इज़ विड्रॉएबल ऑन गिविंग प्रेस्क्राइब्ड नोटिस। तो पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा उसको विड्रॉ करने से पहले, है ना। नोटिस डिपॉजिट कंबाइंस ए स्पेसिफाइड पीरियड विद नोटिस बेस्ड विड्रॉल। तो ये दो चीज़ें हैं तो हम उसको नोटिस डिपॉजिट कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27. ए कस्टमर एज ए लंप सम डज नॉट एक्सपेक्ट फ्रीक्वेंट विड्रॉल्स फॉर 2 years एंड वांट्स ए डिफाइंड टेन्योर। तो कस्टमर के पास एक मुश्त रकम है, उसको जो है वो फ्रीक्वेंटली नहीं निकालेगा एटलीस्ट फॉर 2 साल के लिए, एंड एक डिफाइंड टेन्योर चाहिए उसको। विच प्रोडक्ट इज़ जनरली मोस्ट सूटेबल? तो आप उसको कौन सा प्रोडक्ट सजेस्ट करोगे? करंट डिपॉजिट करोगे, खोलने के लिए बोलोगे, टर्म डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, या फिर ट्रांजैक्शनल सेविंग अकाउंट? तो डिफरेंट टर्म के लिए मांग रहा है आपसे, तो इट इज़ ए क्लू।
आई होप आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो। अगेन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आंसर है, इजी क्वेश्चन है ये। तो इन दिस केस करेक्ट आंसर इज बी। So a term deposit is designed for funds placed for a specified period and is generally suited to lump sum with defined tenure. तो ये जो है स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होता है टर्म डिपॉजिट, और लम्प सम इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक डिफाइंड टेन्योर के लिए होता है। तो एग्जाम फोकस प्रोडक्ट सूटेबिलिटी डिपेंड अपॉन कस्टमर्स कैश फ्लो पैटर्न एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्रोडक्ट किस तरह से आपको सजेस्ट करना है, कस्टमर का कैश फ्लो देखना है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। Question number 28. A customer wants funds to remain readily accessible for routine transaction rather than for a fixed tenure. Which product characteristics is most relevant? तो आपको एक कस्टमर है, उसको चाहिए कि उसको रेडली अवेलेबल रहे उसका जो फंड है, जब भी वो ट्रांजेक्शन करना चाहे कर सके, और उसको कोई फिक्स टेन्योर के लिए मतलब नहीं चाहिए। तो आप कौन सा प्रोडक्ट इसमें से आप उसको सजेस्ट करोगे? सो ए डिमांड डिपॉजिट इज़ विड्रॉएबल ऑन डिमांड। एक डिमांड डिपॉजिट जो कि ऑन डिमांड विड्रॉ किया, जिससे कि किया जा सकता है सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल अकाउंट कंडीशन। तो अकाउंट कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है, जो भी उस डिमांड डिपॉजिट की अकाउंट कंडीशन है, ठीक है। देन ए टर्म डिपॉजिट इज़ डिजाइंड प्राइमरली फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन। या टर्म डिपॉजिट जो है रोज़मर्रा की ट्रांजेक्शन के लिए होता है। ए रिकरिंग डिपॉजिट रिक्वायर्स ए सिंगल लमसम प्लेसमेंट। या फिर एक रिकरिंग जो डिपॉजिट है उसमें सिंगल लमसम जो है डिपॉजिट करते हैं। या फिर ए टर्म डिपॉजिट इज़ ऑलवेज मोर लिक्विड देन ए डिमांड डिपॉजिट। तो एक टर्म डिपॉजिट है वो ज़्यादा लिक्विड है एज़ कम्पेयर टू डिमांड डिपॉजिट। तो इनमें से कौन सा रेलिवेंट होगा ऐसे कस्टमर के लिए जो डे टू डे एक्टिविटी करना चाहता है? आंसर करिए। इसका आंसर जो है ये भी अगेन एक इजी क्वेश्चन है। तो इस केस में आंसर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। ए क्यों करेक्ट है ये आगे हम देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट इज़ डिजाइन टू बी विड्रॉएबल ऑन डिमांड। तो डिमांड डिपॉजिट की करेक्टरिस्टिक क्या है, उसको हम ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हैं सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल अकाउंट कंडीशंस, मेकिंग इट मोर सूटेबल फॉर रूटीन ट्रांजेक्शनल एक्सेस देन ए फिक्स डिपॉजिट, फिक्स टेन्योर डिपॉजिट। तो फिक्स में क्या है, आप लमसम इन्वेस्ट करते हो एक बारी में, और एक टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो उसको डे टू डे के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। वेरएज आप डिमांड डिपॉजिट जैसे कि करंट और सेविंग अकाउंट है, उसको आप ऑन डिमांड डिपॉजिट के हिसाब से जो है आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम फोकस मैच लिक्विडिटी एंड ट्रांजेक्शन नीड्स विद द डिपॉजिट टाइप। तो आपको कस्टमर की लिक्विडिटी और जो है ट्रांजेक्शन नीड्स है उसके हिसाब से उसको डिपॉजिट जो है सजेस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 29। ए कस्टमर एज ए लम्प सम wants a defined tenure, expect no day-to-day withdrawals and does not want periodic installment. Which product best fits? तो एक कस्टमर है, उसको लमसम इन्वेस्ट करना चाहता है, डिफाइंड टेन्योर के लिए करना चाहता है, और उसको डेली का विड्रॉल, डे टू डे विड्रॉल नहीं चाहिए, एंड डज नॉट वांट पीरियोडिक, और उसको इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में भी डिपॉजिट नहीं करना चाहता है, तो वो उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेविंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। सो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर करिए इसको। सो आई होप आपने वहाँ इसका आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इस केस में लमसम इन्वेस्ट कर रहा है हुआ है ना, डिफाइंड टेन्योर के लिए कर रहा है, डे टू डे विड्रॉल नहीं चाहिए, एंड डज नॉट वांट पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट। तो इस केस में टर्म डिपॉजिट इसके लिए सही जो है ऑप्शन रहेगा। सो वाई डी इज़ करेक्ट। कस्टमर एज ए लमसम एंड वांट्स ए डिफाइंड टेन्योर। लमसम है, डिफाइंड टेन्योर है, विदाउट पीरियोडिक इनसे कोई इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए उसको, एंड फ्रीक्वेंट विड्रॉल भी नहीं चाहिए। ए टर्म डिपॉजिट बेस्ट फिट्स दिस रिक्वायरमेंट। तो टर्म डिपॉजिट जो है उसके लिए बेस्ट फिट है। तो टर्म डिपॉजिट इज लमसम प्लस डिफाइंड टेन्योर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। ए कस्टमर आस्क्स ए बैंक टू कलेक्ट ए चेक ड्रॉन ऑन अनदर बैंक एंड क्रेडिट द प्रोसीड विच सर्विस इज बीइंग सॉट। तो यहाँ पे कौन सी एक कस्टमर है जो वो बैंक को बोलता है कि मेरा जो है चेक ले लो और मुझे इसको कलेक्शन के लिए भेज के जो पैसा आता है उसको मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। तो ये किस टाइप की सर्विस डिमांड की जा रही है? क्या ये लॉकर सर्विस है, कलेक्शन सर्विस है, टर्म डिपॉजिट है, या लीजिंग सर्विस है? ये भी बहुत ईजी आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आई होप यू कैन ईजिली आंसर इट। सो मार्क द आंसर्स, जल्दी से आंसर मार्क करिए अपना। तो इस केस में जो है
आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज कलेक्शन सर्विस। तो ये चेक कलेक्शन सर्विस में आता है, ठीक है। द कस्टमर इज आस्किंग द बैंक टू कलेक्ट एन इंस्ट्रूमेंट एंड क्रेडिट द प्रोसीड्स विच इज़ ए कलेक्शन सर्विस। द बैंक में एक्ट इन एजेंसी कैपेसिटी फॉर दिस फंक्शन। तो बैंक जो है एज ए एजेंसी एक्ट करता है, ठीक है। देन एग्जाम फोकस, चेक कलेक्शन इज ए बैंकिंग सर्विस एंड कैन इन्वॉल्व एजेंसी कैपेसिटी। तो इसमें एजेंट प्रिंसिपल का जो है रिलेशनशिप रहता है और बैंक एक्ट्स एज ए एजेंसी। So question number 31, a customer wants valuable documents kept securely by the bank under a custody arrangement. Which service is most appropriate? एक कस्टमर है, उसके वैल्यूबल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सिक्योरली रखना चाहता है बैंक में अंडर कस्टडी, बैंक की कस्टडी में। तो इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट जो है सर्विस उसके लिए सही रहेगी? करंट अकाउंट, सेफ कस्टडी सर्विस, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर कैश क्रेडिट? प्लीज़ आंसर as soon as possible, मार्क करिए अपना आंसर। सो इन दिस केस आंसर बी इज़ करेक्ट। तो इट इज़ अ सेफ कस्टडी सर्विस। सो सेफ कस्टडी इज़ इंटेंडेड फॉर आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। किसके लिए होती है? आर्टिकल्स और डॉक्यूमेंट्स इंट्रस्टेड टू द बैंक फॉर कस्टडी, जो बैंक को इंट्रस्ट किए जाते हैं फॉर कस्टडी अंडर द रेलिवेंट अरेंजमेंट। तो कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, जो डिफाइंड अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से बैंक को कस्टडी में रखा जाता है, बैंक की कस्टडी में इन डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है, ठीक है। सो आंसर बी इज़ करेक्ट। सेफ कस्टडी इज़ ए सर्विस नॉट ए डिपॉजिट प्रोडक्ट। तो कई जगह डिपॉजिट के ऑप्शन भी दिए होते हैं, तो ये डिपॉजिट ऑप्शन डिपॉजिट प्रोडक्ट नहीं है, इट इज़ ए सेफ कस्टडी सर्विस। सो कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 32, ए कस्टमर वांट्स ए सिक्योर्ड लॉकर। कस्टमर को एक सिक्योर्ड लॉकर चाहिए इन विच द कस्टमर रिटेन्स कंट्रोल ओवर द कंटेंट्स, जिसमें कि उस लॉकर में जो भी चीज़ें रखेगा उसको उसके कंट्रोल में, जो कि कस्टमर के कंट्रोल में हो। विच सर्विस इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो आप कौन सा इसको जो है सर्विस सजेस्ट करोगे? ये भी बहुत इजी जो है क्वेश्चन है। तो ये आप उसको सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी सजेस्ट करोगे, टर्म डिपॉजिट या बिल कलेक्शन या करंट अकाउंट? बहुत ईजी आंसर है ये, मार्क करिए अपना आंसर। सो इन दिस केस option A is the correct option. A safe deposit locker provides a secured locker facility. It should be distinguished from safe custody where specific articles may be entrusted to the bank. ठीक है, secured locker facility जो है एक जो है सेफ डिपॉजिट लॉकर प्रोवाइड करता है, एंड इसको हम किससे अलग रखेंगे? सेफ कस्टडी से। सेफ कस्टडी में क्या होता है? वहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक आर्टिकल्स जो है इंट्रस्ट किए जाते हैं बैंक को रखने के लिए, है ना। सो एग्जाम फोकस, लॉकर एंड सेफ कस्टडी आर डिस्टिंक्ट बैंकिंग। लॉकर अलग सर्विस, एक डिस्टिंक्ट सर्विस है, और सेफ कस्टडी जो है ये अलग एक डिस्टिंक्ट बैंकिंग सर्विसेज हैं दोनों, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 33, बैंक प्रोवाइड्स ए फैसिलिटी थ्रू विच ए कस्टमर सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अंडर द एप्लीकेबल डिपॉजिटरी फ्रेमवर्क। सो विच सर्विस इज दिस? तो बैंक को जो है कुछ सिक्योरिटीज़ हैं बैंक के पास रखता है कस्टमर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ठीक है। फिजिकल फॉर्मेट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट है। तो इस टाइप की सर्विस को आप क्या बोलेंगे? सेफ कस्टडी ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कहोगे आप इसको, डीमैट सर्विस कहोगे, रेकरिंग डिपॉजिट सर्विस या फिर लॉकर सर्विस? मार्क करिए, जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए। सो वी हैव टू कवर 5-6 मोर क्वेश्चंस, तो जल्दी से अपने आंसर मार्क करिए। तो इस केस में हम बोलेंगे इसको डीमैट सर्विस। So a DMAT facility enables securities to be held in electronic form through the applicable depository framework. तो जो डिपॉजिटरी का जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से जो है एक अकाउंट में जो है सिक्योरिटीज़ को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है, उस अकाउंट को हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट, डीमैटीरियलाइज्ड अकाउंट, है ना। सो डीमैट रिलेट्स टू इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी होल्डिंग। तो डीमैट बेसिकली किसके लिए होता है? इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज़ को होल्ड करने के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैंकिंग सर्विसेज इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हैं? बैंक्स में प्रोवाइड चेक कलेक्शन सर्विसेज, बैंक चेक कलेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक्स में प्रोवाइड सेफ कस्टडी फैसिलिटीज़, बैंक में प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटीज़, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सेफ डिपॉजिट लॉकर की। देन बैंकिंग सर्विसेज आर लिमिटेड टू एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, या फिर बैंकिंग सर्विसेज जो है सिर्फ डिपॉजिट एक्सेप्ट करने और लोन देने तक ही सीमित है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 और 2 करेक्ट है, 1, 2 और 3 करेक्ट है,
2, 3 एंड 4 करेक्ट है, या फिर डी 1, 2, 3 एंड 4 चारों करेक्ट है। मार्क योर आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अभी तक हमारे पास, है ना, कोई भी वी डिडंट फेस एनी टफ क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप इजीली इनको आंसर कर दोगे। तो इन दिस केस ओनली 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड 4th इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि बैंक लिमिटेड सिर्फ डिपॉजिट और लोन तक ही लिमिटेड नहीं है, जबकि ये तीनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, कलेक्शन सर्विसेज और कस्टडी फैसिलिटीज़ और डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटीज़। So check collection, safe custody and locker facilities are among banking services. Banking services are not limited to deposits and lending. So exam focus, banking functions extend beyond deposit and loans. So question 35. If customer wants check collection, safe custody of documents and safe deposit locker, which statement best describes all these 3 requirements? तो एक कस्टमर है, उसको चेक कलेक्शन भी करवाना है अपना, ठीक है, एक सेफ़ कस्टडी अपने डॉक्यूमेंट्स की रखनी है, और उसको एक सेफ़ डिपॉजिट लॉकर भी चाहिए। तो इन तीनों स्टेटमेंट्स में से जो है कौन करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है उनकी रिक्वायरमेंट्स को, है ना। ऑल 3 आर डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, क्या तीनों डिपॉजिट प्रोडक्ट्स हैं। ऑल 3 आर बैंकिंग सर्विसेज बट लीगल रिलेशनशिप्स में डिफ़र विद द सर्विस प्रोवाइडेड। यहाँ ये अलग अलग सर्विसेज हैं कि अलग, जिनसे कि जो है अलग अलग लीगल रिलेशनशिप बनती है डिपेंडिंग अपॉन द सर्विसेज। या फिर ऑल 3 नेसेसरली क्रिएट द सेम डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप, या फिर तीनों एक ही तरह की जो है सिर्फ डेब्टर और क्रेडिटर रिलेशनशिप बनाते हैं। या फिर डी ओनली द लॉकर फैसिलिटी इज़ ए बैंकिंग सर्विस, या फिर लॉकर फैसिलिटी को हम एक बैंकिंग सर्विस बोलेंगे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा? प्लीज़ जल्दी से मार्क करिए अपना आंसर। लेट अस सी कि कितने करेक्ट आंसर आते हैं हमारे पास, हमारा प्रिपरेशन लेवल क्या है। So in this case answer B is the correct one. So why it is correct? Check collection, safe custody and locker facilities are banking services but legal relationship depends upon the nature of each service. तो ये सारी जो है बैंक की सर्विसेज हैं बट लीगल रिलेशनशिप अलग अलग है। ठीक है, सो एग्जाम फोकस, डू नॉट एज्यूम एवरी बैंकिंग सर्विस क्रिएट्स द सेम लीगल रिलेशनशिप। ऐसा मत एज्यूम करिए कि सारी बैंकिंग सर्विसेज जो हैं सेम लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन ए कस्टमर हायर्स ए सेफ डिपॉजिट लॉकर फ्रॉम ए बैंक विच रिलेशनशिप अप्लाइज। जब कस्टमर जो है एक सेफ डिपॉजिट लॉकर लेता है बैंक से, तो कौन सी रिलेशनशिप बनती है? क्या वो डेब्टर क्रेडिटर रिलेशनशिप बनती है, लीजर लीजी बनती है, या फिर इंडेमनीफायर इंडेमनीफाइड बनती है, या प्रिंसिपल एंड एजेंट बनती है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। मार्क योर आंसर, जल्दी से जल्दी अपना आंसर मार्क करिए सो दैट हम आगे बढ़े। आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा। सो इन दिस केस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो बाय बी इज़ करेक्ट। द नोट आइडेंटिफाई, ये नोट्स के हिसाब से इन्होंने, ठीक है, बेस्ड अपॉन द नोट्स। सो द आइडेंटिफाई द लॉकर रिलेशनशिप एज लीजर लीजी। तो ये लॉकर रिलेशनशिप किस टाइप की रिलेशनशिप है कस्टमर में और बैंक में? एज ए लीजर और लीजी, विद द बैंक एज लेजर और लाइसेंसर एंड हायरर एज लेजी और लाइसेंसी। तो बैंक इसमें क्या है, आप लेजर बोलोगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये लीज पे दे रहा है तो लीजर, और जो लीज पे ले रहा है दैट इज़ लेजी। तो लेजी जो है वो हायरर है। सो एग्जाम फोकस, द लॉकर रिलेशनशिप इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी डिपॉजिट एंड सेफ कस्टडी रिलेशनशिप। तो लॉकर रिलेशनशिप एक अलग रिलेशनशिप है ऑर्डिनरी डिपॉजिट से और सेफ कस्टडी रिलेशनशिप से। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द बेसिक डिस्टिंक्शन बिटवीन एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है बैंक में, मैंने वर्किंग बैंकर्स को भी देखा है। तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन ही आ गया ये कि इसमें से जो है बेसिक डिस्टिंक्शन जो है एनआरई एनआरओ में कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट इसको डिस्क्राइब कर रही है। तो एनआरई अकाउंट्स आर यूज्ड फॉर एनआरआईज एक्सटर्नल अर्निंग वाइल एनआरओ अकाउंट्स आर प्राइमरली यूज्ड टू मैनेज इनकम अर्नड इन इंडिया। तो एनआरई अकाउंट जो है वो एक्सटर्नल अर्निंग के लिए, जो बाहर फॉरेन अर्निंग करता है,
कोई भी एनआरआई और एनआरओ जो है वो इनकम जो इंडिया में वो अर्न करता है उसके लिए होता है। या फिर बी, एनआरई एंड एनआरओ अकाउंट्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द अकाउंट टाइटल। यहाँ सिर्फ नाम का डिफरेंस है, दोनों सेम है। या फिर एनआरओ अकाउंट्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरेन अर्निंग्स वाइल एनआरई अकाउंट्स आर एक्सक्लूसिवली फॉर इंडियन इनकम। तो फर्स्ट का ऑपोजिट ऑप्शन बोल रहे हैं, या एनआरओ जो है वो बाहर की अर्निंग के लिए है, या एनआरई जो है वो इंडियन इनकम के लिए है। या फिर डी, नाइदर अकाउंट इज़ अवेलेबल टू एनआरई, या इनमें से कोई भी अकाउंट एनआरई को अवेलेबल नहीं होता। सो प्लीज़ जल्दी से मार्क करिए अपना आंसर। अगर आपको सही से कंसेप्ट क्लियर है तो आपने ऑलरेडी इसका आंसर डिसाइड कर लिया होगा। ओके, लेट अस सी आज आप कितना स्कोर करते हो। सो इन दिस केस ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो एनआरई अकाउंट्स आर फॉर एनआरआईज एक्सटर्नल अर्निंग। जो एनआरई अकाउंट है तो वो जो है एक्सटर्नल अर्निंग, जो बाहर फॉरेन में जो जहाँ पे भी बंदा गया है एनआरआई, वहाँ की अर्निंग के लिए एनआरई अकाउंट यूज़ कर सकता है। बट एनआरओ अकाउंट होते हैं वो जो इंडिया में उसकी इनकम है, कोई प्रॉपर्टी से इनकम है, कुछ अदर एग्रीकल्चर इनकम, एनी टाइप ऑफ इनकम है जो उसकी, वो दैट विल बी दैट फॉर दैट ही विल बी यूजिंग एनआरओ अकाउंट। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 38, विच सेट कंटेन्स रेमिटेंस प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। तो एक सेट ऑफ सर्विसेज दी हैं हर एक स्टेटमेंट में, तो आपको इनमें से फाइंड आउट करनी है कि रेमिटेंस प्रोडक्ट जो हैं या सर्विसेज हैं वो कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है। एक डीडी है, ऑप्शन ए डीडी, बैंकर चेक, पे ऑर्डर, मेल ट्रांसफ़र, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। या फिर लॉकर, सेफ कस्टडी, एस्क्रो एंड ट्रस्टीशिप, या फिर सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, या फिर डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस। तो इनमें से कौन सा रेमिटेंस प्रोडक्ट्स है, रेमिट कर रहे हो आप, है ना। तो ये बहुत बड़ा क्लू है। रेमिटिंग प्रोडक्ट्स मतलब जो रेमिटेंस के लिए यूज़ की जाती हैं, ट्रांसफ़र के लिए यूज़ की जाती है मनी। सो आई होप आपने जो है आंसर मार्क कर लिया होगा, नहीं किया तो जल्दी से करिए। सो इन दिस केस ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सो डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक्स, पे ऑर्डर्स एंड मेल ट्रांसफ़र एंड टेलीग्राफिक ट्रांसफर्स आर ट्रेडिशनल रेमिटेंस services. So with this we come to the end of this series on chapter 1 और इसमें आपके ये आंसर की है, आप चेक कर सकते हो एंड आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो आपने कितना स्कोर किया है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्कोर आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हो कैसी है। अगर 34 से 38 तक आपने स्कोर किया तो एक्सीलेंट, आपकी बहुत बढ़िया, बधाइयाँ हो जिन्होंने स्कोर किए हैं 34 to 38। और अगर आपने 28 to 33 किया है तो स्टिल आपकी वेरी गुड परफॉर्मेंस है आपकी। और 20 से 27 तक ही किया है, 20 to 27, देन यू नीड टू रिवाइज योर वीक कंसेप्ट्स। और अगर लेस देन 90 है तो प्लीज़ डू गो थ्रू द चैप्टर अगेन एंड गो थ्रू दिस MCQ सीरीज़। तो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं इस MCQ सीरीज़ में। ए बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप अराइजेज फ्रॉम एक्चुअल बैंकिंग रिलेशनशिप। तो ये जो बैंकिंग कस्टमर रिलेशनशिप है वो बैंकिंग रिलेशनशिप किस टाइप की है, कौन सी ट्रांजेक्शन या सर्विस यूज़ कर रहा है कस्टमर, उसके हिसाब से डिसाइड होती है। एन ऑर्डिनरी डिपॉजिट जर्नली क्रिएट्स ए डेप्टर एंड क्रेडिटर रिलेशनशिप। तो एक नॉर्मल डिपॉजिट जो है, सेविंग अकाउंट खोलता है आदमी, करंट अकाउंट खोलता है, तो वो डेप्टर और क्रेडिटर रिलेशनशिप बनाती है। द बैंक्स लीगल कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बैंकर की जो बैंक की लीगल कैपेसिटी है वो ट्रांजेक्शन पे डिपेंडेंट है, किस टाइप की ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो देन सेम पार्टीज में हैव ऑपोजिट ऑब्लिगेशन इन डिफरेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, बैंक और कस्टमर एक जो है पर्टिकुलर लीगल रिलेशनशिप में जो है उसका पोजीशन है, उससे दूसरी ट्रांजेक्शन या सर्विस में ऑपोजिट भी हो सकती है ना। तो देन फिफ्थ पॉइंट इज ट्रस्टी, बेली, एजेंट एंड इंडेमनीफायर रिलेशनशिप मस्ट बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सर्विस। तो जो सर्विस हम जिस टाइप की सर्विस ले रहे हैं उससे हम आइडेंटिफाई हमें करना आना चाहिए कि ये किस टाइप की रिलेशनशिप है, ट्रस्टी रिलेशनशिप है या बेली बेलर है या एजेंट प्रिंसिपल है या इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड है। ठीक है, तो ये हमें डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 6 इज सेविंग एंड करंट अकाउंट्स आर डिमांड डिपॉजिट अंडर द एप्लीकेबल क्लासिफिकेशन। तो ये दोनों किसके अंदर आते हैं, सेविंग और करंट अकाउंट्स, डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर। तो टर्म डिपॉजिट इंक्लूड्स रेकरिंग, तो रेकरिंग डिपॉजिट जो है वो टर्म डिपॉजिट के अंदर ही आ जाते हैं।
देन नोटिस डिपॉजिट रिक्वायर स्टिपुलेटेड नोटिस बिफोर विड्रॉल। तो ये नोटिस डिपॉजिट के केस में क्या है, एडवांस नोटिस देना पड़ता है विड्रॉल का। देन सेफ कस्टडी, लॉकर एंड डीमैट आर डिस्टिंक्ट बैंकिंग सर्विसेज। तो सेफ कस्टडी, लॉकर एंड डीमैट, तो ये अलग अलग सर्विसेज हैं। एनआरई, एनआरओ एंड रेमिटेंस कंसेप्ट शुड बी अंडरस्टूड बाय देयर बेसिक पर्पस एंड यूज़। तो ये जो इनके कंसेप्ट हैं एनआरई, एनआरओ और रेमिटेंस के, तो उनके बेसिक पर्पस से और उनके यूज़ से हम उनको समझ सकते हैं। सो विद दिस वी वाइंड अप दिस चैप्टर 1 सीरीज़, और नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ होगी वो दैट विल बी ऑन पीपीबी चैप्टर 2, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज़।